सोचिए, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो हिमालय से भी पुरानी है। जब पृथ्वी पर जीवन बस मतलब शुरू ही हो रहा था, तब ये पहाड़ आसमान छू रहे थे। 3 अरब साल। ये आंकड़ा दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। समय ने इन्हें घिसकर छोटा जरूर कर दिया, लेकिन आज भी ये खामोशी से उत्तर पश्चिमी भारत की हवा, पानी और शायद किस्मत को भी शक्ल दे रहे हैं। ये कहानी है अरावली की। आज हम सिर्फ चट्टानों और पहाड़ों की कोई सूखी सी कहानी नहीं सुनाएंगे। हम ये समझेंगे कि ये प्राचीन पर्वतमाला एक जीवित, सांस लेती हुई व्यवस्था कैसे है और क्यों हाल ही में इसे कुछ मीटरों में नापने की एक कोशिश ने इसके भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन है अरावली के भूवैज्ञानिक अतीत, इसके पारिस्थितिकी वर्तमान और इसके कह सकते हैं कि कानूनी रूप से अनिश्चित भविष्य को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि जब हम अरावली कहते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं। नक्शे पर तो ये गुजरात से दिल्ली तक फैली एक लकीर दिखती है, करीब 700 किलोमीटर लंबी। लेकिन ये सिर्फ एक लकीर नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। वलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन। हाँ, ये तब बनते हैं जब जमीन की दो विशाल प्लेटें, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और बीच की जमीन किसी कागज की तरह मुड़कर ऊपर उठ जाती है। हिमालय भी ऐसे ही बना। अच्छा। लेकिन अरावली वो हिमालय से अरबों साल पहले बनी। अरबों साल पहले? तो ये टक्कर कैसी रही होगी? मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। कल्पना कीजिए, धरती की सतह के दो बेहद पुराने और स्थिर हिस्से, भूवैज्ञानिक इन्हें क्रेटॉन कहते हैं, एक तरह से महाद्वीपों की नींव। ठीक है। तो ये थे बुंदेलखंड और मारवाड़ क्रेटॉन। जब ये आपस में टकराए तो उस महाटक्कर से ये पहाड़ पैदा हुए। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अपने शुरुआती दिनों में अरावली की चोटियां हो सकता है आज के माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची रही हों। सच में? हाँ, आज जो हम देखते हैं वो तो बस उन महान पहाड़ों की जड़ें हैं, उनके घिसे पिटे अवशेष। वाह! तो मतलब हम आज जिन पहाड़ियों को देख रहे हैं वो असल में कभी आसमान छूने वाले पहाड़ों के कंकाल हैं। और इन कंकालों में सिर्फ चट्टानें नहीं, पूरा इतिहास दफन है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पहाड़ एक टाइम मशीन की तरह है। यहाँ की चट्टानों में आपको ग्रेनाइट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट जैसे पत्थर मिलते हैं जो इस इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा पुराना इतिहास इंसानों का है। वो कैसे? देखिए, मंगरबानी जैसे इलाकों में जो पुरातत्वविद हैं, उन्हें 2 से 5 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। 2 से 5 लाख साल? हाँ, हैंड एक्स और क्लीवर। ये उस दौर के हैं जिसे एश्विलियन कल्चर कहते हैं, जब हमारे पूर्वज शिकार के लिए इन औजारों को बनाना सीख रहे थे। ये सोचना ही कमाल है कि आज हम दिल्ली गुरुग्राम के पास जिन रास्तों से गुजरते हैं, लाखों साल पहले वहां कोई बैठकर पत्थर घिसकर अपना पहला औजार बना रहा था। ये तो वाकई एक प्राकृतिक संग्रहालय है। और ये संग्रहालय सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, ऊपर भी है। कुछ गुफाओं में हजारों साल पुराने चित्र भी मिले हैं। ये पहाड़ सचमुच इंसान के शुरुआती घरों में से एक थे। हर पत्थर एक कहानी कहता है। तो हमने इसके प्राचीन इतिहास को समझा, लेकिन ये पहाड़ सिर्फ अतीत की कहानी नहीं कहते। ये आज भी एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं ना? है ना। अक्सर कहा जाता है कि अरावली थार रेगिस्तान को रोकने वाली एक विशाल दीवार है। क्या ये उपमा सही है? ये उपमा बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसके काम का सिर्फ एक पहलू है। पारिस्थितिक तौर पर अरावली की 3 बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। अच्छा, 3? हाँ, और तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला, जैसा आपने कहा, ये एक फिजिकल बैरियर है, एक दीवार। ये पश्चिम से आने वाली थार की धूल भरी आंधियों को हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में घुसने से रोकती है। अगर ये दीवार ना हो तो क्या रेगिस्तान हमारे शहरों तक पहुंच जाएगा? धीरे धीरे, लेकिन हाँ, रेगिस्तान का फैलाव एक धीमी प्रक्रिया है, पर अरावली के बिना इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसका दूसरा काम इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। वो क्या है? ये मानसून की हवाओं के लिए एक स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करती है। स्टीयरिंग व्हील? हाँ, जब मानसून की हवाएं दक्षिण पश्चिम से आती हैं तो वो अरावली से टकराकर मोड़ जाती हैं और उत्तर की ओर, मतलब शिमला और नैनीताल की तरफ चली जाती हैं। इसी वजह से गंगा के मैदानों में इतनी अच्छी बारिश होती है। अच्छा,
तो हमारे मानसून का पैटर्न भी इसी पर निर्भर करता है। बहुत हद तक। और तीसरा काम जो शायद दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए सबसे जरूरी है, वो है इसका ग्रीन बफर या एक हरी ढाल होना। ये पहाड़ियां अपने जंगलों और दरारों के साथ एक विशाल स्पंज की तरह काम करती हैं। स्पंज की तरह? जी। जब बारिश होती है तो ये पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन के नीचे पहुंचाती हैं। इससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। इसके अलावा ये दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए फेफड़ों का काम करती हैं। हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण को सोख लेती हैं। और इन सूखी दिखने वाली पहाड़ियों पर मतलब जीवन भी तो होगा? यहाँ जीवन का एक अनूठा और हैरान करने वाला संसार है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ पत्थर और कंटीली झाड़ियां हैं, लेकिन आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। बताइए। अजमेर के पास मदार पहाड़ी पर एक ऐसी छिपकली पाई गई है जो रात में चमकती है। चमकती है? हाँ, उसे फ्लोरोसेंट गेको कहते हैं और वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इसके अलावा ये सरिस्का और रणथंभौर जैसे टाइगर रिजर्व का घर है। यहाँ तेंदुए, लकड़बड्ढे और सैकड़ों तरह के पक्षी रहते हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि हजारों प्रजातियों के लिए एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, एक सुरक्षित रास्ता। तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर है जो अरबों साल पुरानी है, ऐतिहासिक रूप से अनमोल है और आज हमारे पानी और हवा के लिए एक जीवन रेखा है। तो फिर ऐसी चीज अचानक एक कानूनी विवाद के केंद्र में कैसे आ गई? और यह सब कुछ एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, 100 मीटर। हाँ, यहीं से सारी कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। सालों से बहस चल रही थी कि अरावली किसे माना जाए। क्या एक छोटी सी चट्टान भी अरावली है या सिर्फ ऊंची पहाड़ियां? इस अस्पष्टता का फायदा खनन और रियल एस्टेट लॉबी उठा रही थी। तो इस भ्रम को खत्म करने के लिए नवंबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक समान परिभाषा को मंजूरी दी। और वो परिभाषा क्या थी? परिभाषा बहुत सीधी सरल थी। इसके तहत अरावली पहाड़ी उसे माना जाएगा जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। 100 मीटर? हाँ, और अगर ऐसी 2 या ज्यादा पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हो तो उन्हें एक पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। कागज पर ये एक तार्किक समाधान लगता है। एक मिनट, ये तो पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं लगता, लेकिन इसका कोई दूसरा पहलू भी है। जो लोग विकास या खनन के पक्ष में हैं, उनका क्या तर्क होता है? वो इस 100 मीटर की परिभाषा को जरूरी क्यों मानते होंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसका दूसरा पहलू है प्रशासनिक सुविधा। जब आप एक नियम बनाते हैं तो उसे लागू करने के लिए एक स्पष्ट मानक चाहिए होता है। 100 मीटर एक ऐसा ही मानक है जिसे कोई भी सर्वेयर आसानी से नाप सकता है। अच्छा, तो मतलब नपाई आसान हो जाती है? हाँ, नक्शों पर रेखा खींचना आसान हो जाता है। विकास परियोजनाओं के लिए मंजूरी देने या न देने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। उनका तर्क है कि हर छोटी चट्टान को अरावली मानकर विकास को नहीं रोका जा सकता। तो एक तरफ प्रशासनिक सुविधा है और दूसरी तरफ है पारिस्थितिक वास्तविकता। और यहीं पर यह 100 मीटर की परिभाषा खतरनाक हो जाती है। अरावली, जैसा हमने बात की, एक घिस चुकी प्राचीन पर्वतमाला है। इसका महत्व इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसकी निरंतरता में है। निरंतरता? हाँ, छोटी छोटी पहाड़ियां, चट्टानी उभार, ढलान, घाटियां, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ये परिभाषा उस पूरे सिस्टम को तोड़ देती है और उसे सिर्फ कुछ ऊंची चोटियों तक सीमित कर देती है। ये तो एक इंसान को सिर्फ उसकी लंबाई से पहचानने जैसा हुआ। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या हुआ, वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा से पता चला। इस परिभाषा से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकती थीं। 90%? हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले राजस्थान की 12,000 से ज्यादा पहाड़ियों में से सिर्फ 1100 के करीब ही इस परिभाषा में फिट बैठती हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब दिल्ली गुरुग्राम के पास जो हम छोटी छोटी चट्टानी पहाड़ियां देखते हैं, वो कानूनी तौर पर अरावली नहीं रहेंगी। बिल्कुल। वो पहाड़ियां जो बारिश के पानी को सोखती हैं, जो हवा को रोकती हैं, वो सब सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाती। और जब वो कानूनी रूप से अरावली नहीं रहेंगी तो इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम सीधा है। जिस जमीन पर कानूनी सुरक्षा का कवच नहीं है, वो खनन, रियल एस्टेट और दूसरे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए खुल जाएगी। वो हरी ढाल, वो स्पंज, वो हवा साफ करने वाले फेफड़े, सब पर खतरा मंडराने लगता। इस चिंता के बाद काफी हंगामा हुआ होगा। सरकार ने भी कुछ कहा?
उन्होंने आश्वासन दिया कि अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो क्या इससे समस्या सुलझ नहीं गई? ये आश्वासन एक तरह से जले पर नमक छिड़कने जैसा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि आलोचकों ने तुरंत कहा कि नए खनन पट्टों पर तो पहले से ही कई तरह की रोक लगी हुई थी। असली खेल तो परिभाषा का था। सरकार कह रही थी कि हम अरावली में खनन नहीं होने देंगे, लेकिन अब उनकी अरावली की परिभाषा इतनी सिकुड़ गई थी कि 90% हिस्सा तो वैसे ही बाहर हो गया था। मतलब ये कहने जैसा है कि हम घर के अंदर चोरी नहीं होने देंगे, लेकिन घर की परिभाषा सिर्फ एक कमरे तक सीमित कर दी है। बिल्कुल, बाकी पूरा घर असुरक्षित छोड़ दिया है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी, फिर उसी पर इतना विवाद खड़ा हो गया। सरकार आश्वासन दे रही है। ये तो एक कानूनी पेंच जैसा लग रहा है। हाँ, और जमीन पर इसका असर बहुत गहरा पड़ रहा था। पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों में खलबली मच गई। इसके बाद दिसंबर 2025 में कहानी में एक और मोड़ आया। क्या हुआ? इन गंभीर चिंताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी। यानी कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया? पलट नहीं दिया, बल्कि उस पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने माना कि ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। उन्होंने कहा कि इस परिभाषा की फिर से गहराई से जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति बनाई जानी चाहिए। जिसमें विशेषज्ञ हों? हाँ, जिसमें भूवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीविद और दूसरे एक्सपर्ट्स हों। तो फिलहाल अरावली का भविष्य एक तरह से अधर में लटका हुआ है। वो 100 मीटर की परिभाषा लागू नहीं है, लेकिन कोई नई सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं है। हम एक कानूनी और पर्यावरणीय दुविधा में फंस गए हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमने 3 अरब साल पुरानी भूवैज्ञानिक कहानी से शुरुआत की और आज के एक जटिल कानूनी विवाद पर पहुंचे हैं। ये बहस सिर्फ मीटर, नक्शों या खनन पट्टों के बारे में तो बिल्कुल नहीं लगती। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बारे में है कि हम अपनी प्राकृतिक विरासत को क्या महत्व देते हैं, उसे देखते कैसे हैं। क्या हम इसे सिर्फ एक संसाधन के तौर पर देखते हैं जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए टुकड़ों में बांटकर उसका फायदा उठाया जाए, या फिर हम इसे एक समग्र जीवित धरोहर के रूप में देखते हैं जिसे दूरदर्शिता और समझदारी के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा जाना चाहिए। ये बहस तात्कालिक आर्थिक लाभ और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी सुरक्षा के बीच के चुनाव की है। ये वाकई एक जरूरी सवाल है। जब हम इस पूरी चर्चा को देखते हैं तो एक बात साफ लगती है कि हम अरावली को एक वस्तु की तरह परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चर्चा से जुड़ा एक दिलचस्प विचार मेरे जहन में आ रहा है। कुछ देश जैसे न्यूजीलैंड और इक्वाडोर अब एक बिल्कुल अलग नजरिया अपना रहे हैं। वो नदियों, पहाड़ों और जंगलों जैसी पारिस्थितिक प्रणालियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे रहे हैं। ये क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब है कि प्रकृति का भी अपना अस्तित्व और अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान या कंपनी का होता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए यही सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर हम अरावली पर कितने मीटर की बहस करने के बजाय उसे एक प्राचीन जीवित इकाई के रूप में देखें जिसका अपने समग्र रूप में अस्तित्व में रहने का अधिकार हो, तो क्या तस्वीर बनेगी? शायद तब हम उसे काटने छाटने की बजाय उसे सुनने और समझने की कोशिश करेंगे।